हेलो गाइस, दिस इज श्रीयम सिद्धांत और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, जैसा कि नाम में ही दिख रहा है एबनॉर्मल, इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ एबनॉर्मल होने वाला है। यानी कि आप जो एक्सपेरिमेंटली जो रिजल्ट लाने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का और आप जो कैलकुलेट करके रिजल्ट लाने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, दोनों में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। ठीक है, चलो इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ तो आई थिंक क्लियर होगा। तो एक लेता हूँ सोल्यूशन में आइडियल सोल्यूशन, एक आइडियल सोल्यूशन ले लूँ और एक मैं ले रहा नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, अब किसी आइडियल सोल्यूशन के लिए, आइडियल सोल्यूशन में से मान लो मैंने क्या किया, आइडियल सोल्यूशन मतलब जिसमें किसी तरह का डिसोसिएशन, एसोसिएशन या रिएक्शंस सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच नहीं होता है, तो उससे हम लोग आइडियल सोल्यूशन कह देंगे। यानी कि इसमें ना सॉल्यूट जो होंगे ना डिसोसिएट करेंगे, ना सॉल्यूट आपस में एसोसिएट करेंगे, ना ही इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच कोई केमिकल रिएक्शन होगा, ना सॉल्यूट वोलाटाइल होगा। इस तरह का कुछ नहीं होने वाला। जो मैंने पहले भी बताया था तुम लोगों को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए, तो वो सारे कंडीशन यहाँ फुलफिल होने चाहिए। दैट इज़ आइडियल सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मोलैरिटी इज़ 1 और सॉल्यूशन है यूरिया का, यूरिया सॉल्यूशन है, यूरिया सॉल्यूशन मैंने लिया है। ठीक है, और नॉन आइडियल मैंने क्या कर लिया है, जैसे जिसमें डिसोसिएशन हो जाए या फिर एसोसिएशन हो जाए, तो एक काम कर लेता हूँ, मोलैरिटी 1 ही रखता हूँ और सॉल्यूशन के में मैंने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अब ये नॉन आइडियल क्यों है, तो तुमको पता है सोडियम क्लोराइड को जैसे ही मैं पानी में डालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, उसमें डिसोसिएशन हो जाएगा, यानी कि Na+ अलग हो जाएंगे और Cl- अलग हो जाएंगे। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं इसका कैलकुलेटेड कोई भी कैलकुलेटिव प्रॉपर्टीज निकाल लो। जैसे मान लो मैं डेल्टी बी निकाल लेता हूँ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में निकालता हूँ। जैसे मान लो मैंने इसका डेल्टी बी निकाल लिया, क्योंकि अपने को मोलैरिटी दिया है तो डेल्टी बी डेल्टी एफ आराम से निकाल सकते हैं। तो मान लो डेल्टी बी मैंने इसका निकाला, तो डेल्टी बी निकालने का क्या फॉर्मूला है, डेल्टी बी मैंने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटेड क्या करोगे, तो तुमको पता है डेल्टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम होता है बच्चों। और के बी का मान वाटर के लिए कितना होता है, 0.52, और मोलालिटी इज गिवन 1 जो तुमने बनाया है, तो रिजल्ट है इसका 0.52। यानी कि तुम कैलकुलेट करके लाए, यानी कि रॉड्स लॉ की मदद से तुमने इस सॉल्यूशन का डेल्टी बी निकाला, दैट इज 0.52। लेकिन इसी सॉल्यूशन को तुम अब एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट करते हो, जिसको तुम लोग क्या पढ़े थे तुम लोगों, इब्यूलोस्कोपी। तो इब्यूलोस्कोपी की मदद से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। तो यानी कि डेल्टी बी एक्सपेरिमेंटल अब हम निकालने वाले हैं, डेल्टी बी एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल, और इससे जो रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट आता है 0.52। यहाँ तुम देख रहे हो कि जो तुमने कैलकुलेट किया उसकी जो वैल्यू है और जो हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया उसकी जो वैल्यू है, दोनों बराबर हो रही है। यानी कि डेल्टी बी एक्सपेरिमेंटल और डेल्टी बी कैलकुलेटेड दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब यह सॉल्यूशन जो है वो आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर हम इस सॉल्यूशन की बात करें, तो अगर मैं इसका भी डेल्टी बी निकालूं, डेल्टी बी कैलकुलेटेड पहले निकालता हूं मैं बाय यूजिंग रॉल्स लॉ। तो अगेन के वी इंटू एम, और के वी की वैल्यू कितनी है, वाटर है, एक्वा सोल्यूशन मैंने लिया है। ठीक है, ये सोल्यूशन तुम्हारा एक्वा सोल्यूशन है, एक्वस है। ठीक है, तो 0.52 और मोलारिटी इज 1, सो दिस इज 0.52। दिस इज आवर एक्सपेरिमेंट, सॉरी कैलकुलेटेड डेटा। अब हमने क्या करना है, इसी सॉल्यूशन को मैं अब इब्यूलोस्कोपी के मदद से मैं निकालूंगा, मतलब एक्सपेरिमेंटल निकालूंगा। तो डेल्टी बी एक्सपेरिमेंटल क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल में निकालूं तो एक्सपेरिमेंटल आ जाएगा इसका, इसका आया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ 0.52। ये डेटा देखने को मिला, मतलब 2 2 से 4, 1.05 रिजल्ट आया। यानी कि यहाँ पे जो मैंने देखा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो था डेल्टी बी का, वो कैलकुलेटेड से 2 टाइम्स हो गया।
जबकि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था वो कैलकुलेटेड के बराबर ही आया। तो यहाँ जब कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल दोनों वैल्यू समान नहीं हो रही है तो ये एक नॉन आइडियल सोल्यूशन बना हुआ है, और ये जब बराबर हो गया इसका मतलब ये आइडियल सोल्यूशन है। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो कैलकुलेटेड से 2 टाइम आंसर आ रहा है। तो तुमको मैंने बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर जाती है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर जाती है। और यहाँ अगर 2 टाइम्स अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मुझे मिल रहा है, इसका मतलब जितने पार्टिकल्स मैंने यहाँ डाले थे वो दुगने हो गए हैं। यानी कि ऐसे सोचा जाए कि जैसे मैंने एक पार्टिकल डाला था सोडियम क्लोराइड का, लेकिन जैसे यह पानी में गया तो यह क्या हो गया, 2 पार्टिकल में ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, 2 पार्टिकल बन गए। हमने बताया था कि पार्टिकल्स के नेचर, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज से कोई लेना देना नहीं होता है। क्या बना, चार्ज है, अनचार्ज्ड है, पोलर है, नॉन पोलर है, शेप उसका कैसा है, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। बस पार्टिकल्स से मतलब होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। तो यहाँ पे एक ही पार्टिकल था और यहाँ पे 2 पार्टिकल आ गए। इसका मतलब जब हम लोग डालने जा रहे थे वाटर में, जब हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड को डाला था तो एक सोडियम क्लोराइड से तुम्हें 2 पार्टिकल मुझे मिल गए। जबकि यहाँ पे मैंने क्या किया, जब हम लोग यूरिया देखे थे, यूरिया हम लोग देखा कि अगर एक यूरिया के मॉलिक्यूल को मैं अगर पानी में डालता हूँ तो वो एक का एक ही रह जाता है, यानी कि वह वाटर में जाके डिसोसिएट या फिर एसोसिएट नहीं होता है। तो चूंकि जितना पार्टिकल्स तुमने इसमें डाला उतने ही पार्टिकल्स इसमें रह गए, इसलिए एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड डेटा यहाँ बराबर हो गया। लेकिन तुमने यहाँ पे जितना पार्टिकल्स डाला वो सारे जा करके 2 गुना हो गए। इसका मतलब कि एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है वो इसके 2 गुना हो गया। तो यहाँ पे जो भी सीन होने वाला है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, कुछ ऐसे ही होने वाले हैं, कुछ ऐसा ही होने वाला है यहाँ पे। दिस इज नॉन आइडियल सोल्यूशन, दिस इज अ केस ऑफ नॉन आइडियल। तो ये जो केस हुआ है जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपका बढ़ गया, यानी कि एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू कैलकुलेटेड से ज़्यादा हो गई, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया होगा। फिर से बोलता हूँ मैं, कैलकुलेटेड से एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंटल के दौरान ज़्यादा हो गया होगा। यानी कि जितने पार्टिकल्स तुमने सॉल्यूशन में डाले उससे ज़्यादा पार्टिकल्स हो चुके हैं, यानी कि इसको हम लोग कह देंगे डिसोसिएशन हो गया है। यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, यहाँ पे डिसोसिएशन का सीन चल रहा है। ठीक है, ये रही बात। एक एग्जाम्पल मैं और इसका ले सकता हूँ, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर मुझे निकालना है, तो पाई इज इक्वल टू होता है CRT। तो पाई कैलकुलेटेड निकालने का क्या तरीका है बच्चों, पाई कैलकुलेटेड निकालने का क्या तरीका है, दिस इज CRT। अगर मैं मानो कि भाई मोलारिटी के बराबर है, यहाँ पे एक एजम्पशन ले रहा हूँ मैं, मोलारिटी इज इक्वल टू मोलारिटी, तो मैंने एजम्पशन लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस कुड बी RT। और एक्सपेरिमेंटल अगर मैं निकालूंगा पाई एक्सपेरिमेंटल, तो ये इससे जो रिजल्ट आ रहा है वो भी RT ही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से एक्सपेरिमेंटल निकालें और कैलकुलेटेड निकालें तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, पाई कैलकुलेटेड निकालूं, तो पाई कैलकुलेटेड में तो कोई इशूज़ नहीं होने वाला है क्योंकि पाई CRT होता है, और C की जो वैल्यू मोलारिटी के बराबर हो गई है मोलारिटी की, तो यहाँ पे हम लोग 1 ले लें तो यहाँ पे अगेन RT आ जानी है। और अगर हम लोग पाई कैलकुलेटेड की जगह पे पाई एक्सपेरिमेंटल निकालें, यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड से निकालें, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, जो वैल्यू आ रही है वो आ जाती है 2RT। तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो कैलकुलेटेड से 2 टाइम्स हो जा रही है। तो अगेन यह बताया जा रहा है या यह बताने की कोशिश हो रही है या यह ऑब्जर्व किया जा रहा है कि भाई जितना पार्टिकल्स आपने सॉल्यूट का सॉल्यूशन बनाने में इस्तेमाल किया था उससे दुगने हो चुके हैं, तभी तो आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो कैलकुलेटेड से 2 टाइम्स हो गया है।
तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं दिस इज द एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर का मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है वो कैलकुलेटेड डेटा से बराबर नहीं है, और नॉर्मल बिहेवियर मतलब एक्सपेरिमेंटल डेटा कैलकुलेटेड डेटा के बराबर है। तो यहां पे क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल बिहेवियर, ये एबनॉर्मल है, और ये क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो पीछे अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा था वो सारा नॉर्मल ही पढ़ा था, जैसे ग्लूकोज का सोल्यूशन, यूरिया का सोल्यूशन, शुगर का सोल्यूशन हम लोगों ने देखा था, इस तरह के सोल्यूशन हम लोग देख रहे थे। लेकिन फर्स्ट टाइम सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल भी दिखाया, जिससे ये दिखने को मिल रहा है जैसे इसको वाटर में डाला जाएगा तो ये अपना एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने लगेगा। तो अब हम लोग को इस टॉपिक में जो पढ़ना है वो इन्हीं तरह के सोल्यूट के बारे में बात करना है, इसी तरह के सोल्यूट को जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो समझ में आ गया होगा अभी कि नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है और एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है। यानी कि जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड के बराबर हो जाए, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल बिहेवियर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल colligative properties is equal to calculated colligative properties is called normal behavior, है ना। और जब experimental colligative property is not equal to calculated colligative properties, then this is called abnormal behavior। अभी तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज़्यादा हो गई, हो सकता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम भी हो जाए, तो हम लोग आगे देखेंगे, दैट विल बी द केस ऑफ एसोसिएशन, वो एसोसिएशन का केस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग उसको फर्दर अभी रीड करेंगे उसको। तो आगे बढ़े। अब क्वेश्चन उठता है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम कैसे जानेंगे कि भाई एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहाँ आएगी, यानी कहाँ पे एबनॉर्मलिटी ऑब्जर्व हो सकती है। तो सबसे पहली बात यह है कि एबनॉर्मलिटी हमें कहाँ कहाँ मिलेगी। तो पहले मैं वही बताने वाला हूँ कि एबनॉर्मलिटी आपको किस किस केस में मिलने वाली है। तो मैं लिखता हूँ उस चीज़ को, तो मैं लिखता हूँ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज property is shown when the solution is non-ideal solution, तुम लोग को आइडियल नॉन आइडियल को समझाने के लिए मैंने रॉल्स लॉ सिखाया था, याद करो बच्चों, कि जब रॉल्स लॉ के हिसाब से मैंने बताया था कि जब वैल्यू रॉल्स लॉ के बराबर आ जाती है, रॉल्स लॉ को जो सॉल्यूशन फॉलो करता है दैट इज आइडियल, और जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ की बात नहीं मानता है दैट इज नॉन आइडियल। तो इसको याद रखेंगे बच्चों। तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज शोन व्हेन द सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, डज नॉट फॉलो रॉल्स लॉ, डज नॉट फॉलो रॉल्स लॉ। अब रॉल्स लॉ के बारे में तुम लोग को मैंने बताया था, रॉल्स लॉ के कई लॉ मैंने तुम लोगों को बताए थे। जो सबसे पहला रॉल्स लॉ सिखाया था तुम लोगों को वो लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन के लिए था। उसके बाद जो मैंने बताया था वो सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन के लिए था। तो सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन मैंने 3 रॉल्स लॉ पढ़ाए थे, एक आरएलबीपी का, एक डीएफपी का और एक ईबीपी का। ठीक है, और जबकि लिक्विड इन लिक्विड के लिए मैंने एक रॉल्स लॉ पढ़ाया था, रॉल्स लॉ वेपर प्रेशर। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को 3 रॉल्स लॉ हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज रॉल्स लॉ ऑफ आरएलबीपी, रॉल्स लॉ ऑफ ईबीपी, रॉल्स लॉ ऑफ डीएफपी, जो कि तुम लोगों को मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे चूंकि हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, इसलिए जो हम लोग का जो सोल्यूट है वो हम लोग का नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट है, या फिर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। ठीक है बच्चों, इस तरह का है। तो अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डज नॉट फॉलो रॉल्स लॉ इन फॉलोइंग केस, हम लोग उसको अलग अलग केस में देख सकते हैं। इन फॉलोइंग केस, अलग अलग केस में इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, देखते हैं क्या कहता है ये। तो जो सबसे पहला केस है वो क्या मैं बता रहा हूं, केस 1।
केस वन क्या कह रहा है? केस वन क्या है कि जैसे अभी मैंने जो पहला तुम लोगों को एग्जाम्पल डिस्कस किया था उसमें मैंने दिखाया कि भाई सोडियम क्लोराइड जो है वो जैसे ही वाटर में जाता है वो दो पार्टिकल्स में टूट जाता है, यानी कि एक पार्टिकल्स दो पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। दैट इज द केस ऑफ डिसोसिएशन। तो जो मैं पहला केस ले रहा हूँ डिसोसिएशन का ही केस ले रहा हूँ, ठीक है। तो if solute is dissociated, तो पहला केस क्या ले रहा हूं मैं कि सोल्यूट जो है डिसोसिएटेड फॉर्म में आ जाए इन द सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे ही तुम सोल्यूट का सॉल्यूशन बनाना चाहोगे वह क्या हो जाए, डिसोसिएट कर जाए, यानी कि एक तरह से कह सकते हो सॉल्यूशन तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट्स के जैसा बन जाए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन जाए तुम्हारा। दैट इज सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? जो चार्ज कैरी करता है इलेक्ट्रोलाइट हो जाए, क्योंकि जब वो टूटेंगे तुम्हारे जो भी मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो टूटेंगे वो तो आयंस में ही टूटेंगे। तो जैसे मैं सोडियम क्लोराइड को लेता हूँ बच्चों, तो ये किस में टूट रहे हैं? जैसे मान लो Na+ और Cl- में टूटते हैं, ठीक है। तो ये वाटर में जैसे सोडियम क्लोराइड को डालोगे वो Na+ Cl- में टूट जाएगा। अब और भी इसका एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे मान लो मैं एसिटिक एसिड ले लूँ CH3COH, इसको तुम जैसे ही पानी में डालोगे तो ये भी टूट जाएंगे। एक्वस लिख सकते हो, एक्वस लिखना अच्छा रहेगा क्योंकि वाटर के अंदर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ H+ एक्वस प्लस CH3COO- एक्वस। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जैसे NaCl एसिड जो है तुम्हारा, यहाँ तो मैंने वीक एसिड लिया है, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की बातें मैं बाद में करूँगा। अभी मैं सिंपली ये समझा रहा हूँ कि ये सब ऐसे सोल्यूट हैं जिसको तुम पानी में डालोगे तो वो डिसोसिएट कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, इनके पार्टिकल्स की संख्या में इंक्रीमेंट हो जाती है। अब इंक्रीमेंट कितने से होती है वो बात की चर्चा है, वही तो इंपॉर्टेंट चर्चा है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिंपली ये जानो कि ये सब कुछ ऐसे सॉल्यूट हैं जिसको जैसे ही तुम पानी में डालोगे टूट जाएंगे। सिंपली याद रखना कि जितने भी सॉल्ट हैं, ज़्यादातर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को छोड़ करके जितने भी सॉल्ट हैं उसको अगर तुम पानी में डालोगे तो वो ब्रेक होंगे ही होंगे। जितने भी एसिड हैं वो ब्रेक होंगे ही होंगे, जितने भी बेस हैं उसको पानी में डालोगे तो ब्रेक होंगे ही होंगे। तो लिटरली इस बात को दिमाग में रखना है अभी कि जितने भी एसिड हो जाएं चाहे वीक हो या स्ट्रांग, जितने भी बेस हो जाएं चाहे वीक हो या स्ट्रांग, और जितने भी सॉल्ट हो जाएं, सिर्फ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को छोड़ करके, जो सॉल्ट टूटे ही नहीं वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो गए, ठीक है। या फिर जो टूट ही नहीं रहा है, यानी कि उसमें जितना मॉलिक्यूल्स तूने सॉल्ट का डाला उतना ही रह गया, तो वैसे सॉल्ट को छोड़ करके, क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट भी थोड़ा मोड़ा कभी कभी डिसोसिएट कर ही जाते हैं। तो अगर वैसा क्वेश्चन रहेगा कि नहीं भाई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में भी थोड़ा सा डिसोसिएशन हो रहा है, तो वो भी अब नॉर्मल में आ जाएगा, ठीक है। तो एसिड, बेस, सॉल्ट, ये सब एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे डिसोसिएशन में आ जाएंगी, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल जो मैंने बताया वो था क्या, डिसोसिएशन का। केस टू, केस टू क्या कहता है, इफ सोल्यूट इज एसोसिएटेड, इफ सोल्यूट इज एसोसिएटेड, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हो रहा होगा कि जैसे दो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमने क्या किया, जैसे मान लो एसिटिक एसिड ही है, एसिटिक एसिड को तुम अगर बेंजीन में डाल दो, सॉल्वेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बेंजीन में डालोगे तो यहाँ पे दो एसिटिक एसिड जो हैं वो आपस में मिल करके एक पार्टिकल्स बना लेंगे, यानी कि दो एसिटिक एसिड मिल करके एक बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर तुम 10 पार्टिकल एसिटिक एसिड का बेंजीन में डालोगे तो उसके अंदर 5 पार्टिकल हो जाएंगे, यानी कि पार्टिकल्स की संख्या घट जाएगी, यानी कि इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू आएगी वो कम हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, जब डिसोसिएशन होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ जाती है, और एसोसिएशन के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू घट जानी है, इस बात को याद रखेंगे।
और एक बात और, जैसे एसिटिक एसिड ही है तो इसको रटना नहीं है कि भाई ये हमेशा डिसोसिएशन ही होता है, नहीं। एसिटिक एसिड पानी में जाएगा तो डिसोसिएशन होगा, और एसिटिक एसिड को अगर बेंजीन में डाला जाएगा तो इसमें एसोसिएशन शो होगा। एसिटिक एसिड को पानी में डालेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जानी है, और एसिटिक एसिड को अगर बेंजीन में डालेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जानी है, क्योंकि वो आपस में जुट जाएंगे वो। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे बेंजोइक एसिड ले सकते हैं, C6H5COOH। इसको तुम बेंजीन में डाल दोगे, खास करके जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसको तुम अगर बेंजीन में डाल दोगे, फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसको अगर तुम बेंजीन में डालोगे तो उसमें क्या होता है, एसोसिएशन के चांसेस होते हैं, एसोसिएशन होता है उसमें। तो इसमें C6H5COOH2। कभी कभी ये बातें क्वेश्चन में लिखी रहेंगी कि हाँ भाई, कि जब एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाला जा रहा है तो डायमर का फॉर्मेशन हो रहा है। डायमर का मतलब क्या होता है बच्चों? डायमर का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बना दिए। अगर मान लो कोई और भी सॉल्यूट तुम्हें दे दे और किसी सॉल्वेंट में डालने के बाद बताए कि भैया ये ट्राइमर बना देता है, तो तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे 3 लेना है, उस 3 मॉलिक्यूल को यहाँ पे मिला करके होल 3 कर देना है। दिस इज द केस ऑफ ट्राइमर। तो यहाँ भी 2 से मिल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो केस ऑफ डायमर। तो यहाँ पे क्या होता है, सोल्यूट जब एसोसिएट करता है तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होने लगता है। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, डायमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन, मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में जुट रहे हैं। तो जब भी पॉलीमराइजेशन का केस हो रहा हो, मतलब डायमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन, इस तरह का क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब वह केस किसका है, एसोसिएशन हो रहा है। इसका मतलब एक बात होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट रहा है। इससे भी क्या पता चलेगा कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, इस केस में एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी किससे, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। लेकिन अगर एसोसिएशन होगा तो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू आएगी वो कम आ जाएगी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो टूट करके ज़्यादा बन जाएंगे, और यहाँ पे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हम लोगों ने डाला उससे कम हो जाएंगे, वो जुट जाएंगे। ठीक है, तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट 2 केसेस। तो एक तो केस हो गया तुम्हारा डिसोसिएशन का, और एक केस हो गया तुम्हारा एसोसिएशन का। एसोसिएशन में मैंने बताया कि जनरली जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उसको अगर तुम बेंजीन में डालोगे तो डायमराइजेशन का केस होता है। इसके अलावा और भी जो केस होंगे, ट्राइमराइजेशन, ये सब क्वेश्चन में लिखा रहता है। लेकिन बेंजीन वाली बात, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली बातें हो सकता है ना लिखे, वो सिर्फ ये कह दे कि एसिटिक एसिड को मैंने बेंजीन में डाल दिया है। तो तुम्हें ये दिमाग लगाना है कि एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाला जाता है तो डायमराइजेशन होता है। हो सकता है यहाँ फॉर्मिक एसिड लिख दे, तो फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOH, तो वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसमें भी डायमराइजेशन होगा। कब, जब उसको तुम पानी में डालोगे, है ना, सॉरी, बेंजीन में डालोगे। और जब उसी फॉर्मिक एसिड को पानी में डाल दोगे तो उसमें डिसोसिएशन होने लगेगा। मैं लिख देता हूँ, जैसे फॉर्मिक एसिड का एग्जाम्पल दे दूँ, फॉर्मिक एसिड को पानी में डाल दिया तो इसमें क्या होने लगेंगे, इसमें होने लगेगा डिसोसिएशन। और इसी फॉर्मिक एसिड को हम लोग अगर बेंजीन में डाल दें तो ये आपको ध्यान रखना है, चूंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन में डाला जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमराइजेशन। अगेन इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डायमराइजेशन। तो अभी जो भी एग्जाम्पल मैंने बताया वो डायमराइजेशन के लिए बताया। क्वेश्चन में ट्राइमराइजेशन भी दे सकता है, तो उसके लिए वो कह देगा कि भाई यहाँ पे ट्राइमराइजेशन हो रहा है, यहाँ पे डायमराइजेशन हो रहा है। लेकिन इन सब एग्जाम्पल्स में हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ना लिखा रहे, आपको खुद से जान कर रखना है कि ये सब डायमराइजेशन शो करते हैं और इस केस में जो है डिसोसिएशन शो करते हैं। ये इंपॉर्टेंट था। ये 2 केसेस जो थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद हम लोग थर्ड केस देखने वाले हैं। थर्ड केस बस जानने के लिए है, वो तुमको कभी भी न्यूमेरिकल में उसके एस्पेक्ट्स नहीं मिलने वाले, तो बस जानिए, थ्योरेटिकल बात है वो। तो थर्ड केस क्या है, केस थर्ड, केस थर्ड क्या है, सोल्यूट आपका वोलाटाइल नेचर का हो जाए। इफ सोल्यूट इज volatile in nature, volatile in nature,
खुद से सोचो, सोल्यूट अगर वोलाटाइल नेचर का हो जाएगा तो जैसे ही तुम उस सोल्यूट को तुम सॉल्वेंट में डालोगे तो तुमने मान लो उसमें 10 पार्टिकल डाले और उसके वोलाटाइल नेचर होने के कारण अगर वो स्केप आउट हो जाता है तो मान लो तुमने 10 डाला और वहां पे पहुंचे मान लो 4 ही पहुंचे या 2 ही पहुंचे या 8 ही पहुंचे, तो पार्टिकल्स की संख्या घट गई। तुमने सोचा कि तुमने 10 पार्टिकल डाला है लेकिन वहां पे क्या पहुंच रहा है, 7 ही पहुंच रहा है, 8 ही पहुंच रहा है, 4 ही पहुंच रहा है, तो पार्टिकल की संख्या स्केप्ड आउट हो जाती है। तो ऑब्वियस है चूंकि पार्टिकल्स की संख्या जितना तुमने डाला वह नहीं पहुंच पाया सॉल्यूशन में, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो रिजल्ट है वो जो तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए था वो नहीं होगा। अगेन इस केस में क्या होगा कि एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू होगी, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम हो जाएगी, किससे, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से कम हो जाएगी। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि तुमने सोचा जितना तुमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए तुमने निकालने के लिए जितना तुमने सॉल्यूट पार्टिकल्स डाला उसमें से कुछ स्केप्ड आउट हो गए, तो जब उसमें पार्टिकल्स की संख्या घट चुकी है तो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैल्यूज कम ही देगा। तीसरा ये केस हो सकता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में रिएक्शन शो कर दें। केस थ्री क्या है, जैसे इफ रिएक्शन अकर्स इन द सॉल्यूशन, इफ रिएक्शन अकर्स इन द सॉल्यूशन, इसमें रिएक्शन हो जाए। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो यहां पे मैंने लिया है जैसे मैंने पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया है और इसमें मैं मर्क्यूरिक आयोडाइड इसमें मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर यह एक KI का सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने HgI2 का इस्तेमाल किया है, तो जैसे मैंने KI सॉल्यूशन में HgI2 को मिलाया तो ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, तो KI प्लस HgI2 आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, K2HgI4। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगी, तुमने तो सोचा भाई इसमें KI रहेगा, HgI2 तो इसमें होंगे, लेकिन अब इसमें HgI2 तो है ही नहीं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो आपका जो कैलकुलेशन होगा और जो आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा उसमें क्या होंगे, डिफरेंस आ जाएंगे। तो ये दोनों बातें सब बस दिमाग में रखनी है। जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन का केस था वही आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बस ये याद रखना है कि भाई अगर सॉल्यूट वोलाटाइल हो जाए तो भी बराबर नहीं होना है और अगर रिएक्शन हो जाए तब भी बराबर नहीं होना है। अब यहाँ इतना जानने के बाद, इतना समझने के बाद हमें ये पता चल चुका है कि कब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम रिजल्ट देंगे और कब सेम रिजल्ट नहीं देंगे। यानी कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल है रॉल्स के हिसाब से और कौन सा सॉल्यूशन रॉल्स की बात नहीं मानेगा, वो हम लोगों ने देख रखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर मैं कोई ऐसा कैलकुलेशन का रास्ता निकाल लूँ, ध्यान सुनोगे, अगर कोई ऐसा कैलकुलेशन का रास्ता निकाल लूँ जिससे कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू बराबर आ जाए, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ध्यान दें। तो हम लोगों ने क्या किया, एक बात यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक का, तो हम लोगों ने एक काम किया है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को निकालने के लिए हम लोगों ने कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है जिसका नाम है I, जिसको हम लोग बोलते हैं वांट हॉफ्स फैक्टर। यानी कि एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड की वैल्यू को अगर हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग I से बराबर कह सकते हैं कि भाई I के फैक्टर से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे, इसको कैलकुलेटेड को, तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे देगा, वेयर I is want Hobbes factor, want Hobbes factor, ठीक है। यानी कि अगर मुझे किसी सॉल्यूशन में ये पता चल जाए कि वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी है,
तो हमने कुछ नहीं करना है, उस वैल्यू में जो तुम कैलकुलेट करने का जो तुम लोगों का तरीका था उसको निकालो और जो वांट ऑफ फैक्टर दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने एक एग्जांपल दूं यहाँ पे तुम्हें, जैसे मैंने कहूँ कि भाई एक सॉल्यूशन ले रहा हूँ जो m इज इक्वल टू 1 और NaCl का सॉल्यूशन है, और क्वेश्चन में ही दे दिया कि इसका जो वांट ऑफ फैक्टर है यह 2 है, फाइंड डेल्टा TB, ये रहा अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि चूंकि वांट ऑफ फैक्टर साफ साफ तौर पे लिख दिया है कि भाई इसमें जो सॉल्यूट है उसका अपना वांट ऑफ फैक्टर 2 है, तो हमें क्या करना है, हमें तो एक्सपेरिमेंटल ही निकालना है, तो डेल TB एक्सपेरिमेंटल हमें निकालना है। तो एक्सपेरिमेंटल क्या हो जाएगा, I इंटू डेल TB कैलकुलेटेड, और I की वैल्यू 2 है और डेल TB निकालने का तरीका हमें पता है। डेल TB कैसे निकालते हैं कैलकुलेटेड, KB इंटू एम, और m की वैल्यू क्वेश्चन में 1 दे दी गई है, तो हम लोग कह देंगे 2 इंटू, और KB की वैल्यू 0.52 होती है वाटर की, और m की वैल्यू 1 दे दी गई है, देन दिस इज 2 इंटू 0.52। ठीक है, तो यहां हम लोगों ने इस सॉल्यूशन के डेल TB को निकाल लिया जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी, लेकिन ये तब निकाल पाया जब मुझे वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू तुम्हें दी गई थी, तुमने इसलिए इसको निकाल लिया। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वांट ऑफ फैक्टर भी आपको कभी कभी कैलकुलेट करना पड़ता है, आपको क्वेश्चन में वांट ऑफ फैक्टर नहीं रहता है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं वांट ऑफ फैक्टर है क्या। चलिए पहले वांट ऑफ फैक्टर देख लें। ये आप लोगों को डेफिनेशन भी आता है, सॉल्यूशन जब बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें वांट ऑफ फैक्टर जो है उसका डेफिनेशन ही पूछा जाता है। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या है ये तो समझ में आ गया ना, कि कितने टाइम से कैलकुलेटेड वैल्यू को मल्टीप्लाई करें कि वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर हो जाए। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। अब मैं बता रहा हूँ वांट ऑफ फैक्टर एक्चुअली है क्या, डिफाइन कैसे करते हैं। तो मैं लिखता हूँ वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर ध्यान से सीखेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय आई। तो क्या कहते हैं हम लोग, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको हम लोग क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट is called want Hobbes factor। ठीक है, want Hobbes factor आई। अभी इसको समझाना मैं नहीं चाहूंगा, अभी मैं थोड़ा सा इसमें एक टर्म और इंट्रोड्यूस करता हूँ, फिर मैं इसको अच्छे समझाऊंगा। तो इससे सबसे पहले इसमें एक टर्म आ रहा है डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तो यहीं से एक मिलता जुलता एक टर्म है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो मैं उसको थोड़ा समझाता हूँ पहले। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि जब तक आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया रहेगा या पता रहेगा तब तक आप वांट ऑफ फैक्टर की सही वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। वांट ऑफ फैक्टर मुझे कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वांट ऑफ फैक्टर को तभी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता हो। अगर क्वेश्चन आई का वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट हम लोग वैल्यू रख करके निकाल लेंगे। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि वांट ऑफ फैक्टर आई की जो वैल्यू होती है वो क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया रहता है, उसके जगह पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन की वैल्यू दी जाती है। तो हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन के मदद से भी हम लोग आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो हम लोग देख रहे हैं पहले। तो पहले समझते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन क्या होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। तो
अगर आप लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो इक्विलिब्रियम मैंने तुम लोगों को पढ़ा रखा है, या इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन को मैं पहले डिफाइन करता हूँ, फिर बताता हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है एकदम नई तरीके से। तो मैं ये क्या कह सकता हूँ, इसमें कहते हैं नंबर ऑफ मोल dissociated or associated per mole is called degree of dissociation or association, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो इसमें क्या कह रहा है, अब मैं थोड़ा सा दोनों जो वैल्यू है, यानी कि दोनों आपको वांट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दोनों को मैं समझाना चाहूँगा एक्सपेरिमेंटल, यानी कि जो आपको रिएक्शंस हैं, रिएक्शन की मदद से मैं समझाता हूँ, देख लें। तो देखें, सबसे पहले मैं डिसोसिएशन का एग्जाम्पल लेता हूँ, डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन के साथ साथ मैं एसोसिएशन को भी कंपेयर करता चलूँगा, जिससे कि आपको समझ में आता रहे। एसोसिएशन, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई एक सोल्यूट मैंने लिया जिसका फॉर्मूला AN है, और उसको जैसे ही मैं सॉल्यूशन में डाला, सॉल्वेंट में डाला, तो जो सॉल्यूशन बना उसमें पार्टिकल्स की संख्या Na हो गई। तो यहाँ पे आगे कितना है, एक मॉलिक्यूल है, और यहाँ कितना है, N मॉलिक्यूल। तो एक पार्टिकल जो है सोल्यूट का वो N पार्टिकल्स में टूट गया। हमें ये कभी नहीं देखना होता है कि कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सोल्यूट बन गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें चूंकि सिर्फ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से मतलब है, तो मुझे बस ये याद रखना है कि कितना पार्टिकल से कितना पार्टिकल बन गया। तो एक पार्टिकल था और N पार्टिकल में कन्वर्ट कर गया। अब अगर मान लो शुरुआत में, यानी कि अगर शुरुआत में, यानी कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पे मैंने 1 मोल लिया था, तो जब 1 मोल मैंने सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालने के लिए लिया, तो अभी तो मैंने डाला नहीं है, तो अभी सोल्यूट जो है जितना है आपके पास वह रखा हुआ है। अभी चूंकि वह सॉल्यूशन में नहीं गया है, सॉल्यूशन नहीं बनाया है, तो किसी भी तरह का कोई डिसोसिएशन नहीं मिल रहा है आपको। लेकिन अगर मान लेते हैं जैसे ही 1 मोल तुमने लिया और उसको जैसे ही तुमने सॉल्वेंट में डाला, तो क्या होगा, इससे कुछ मात्रा इससे क्या होगी, निकल करके इस रूप में कन्वर्ट कर जाएगी, यानी कि इससे माइनस अल्फा। तो माइनस अल्फा मोल निकलेगा, और चूंकि 1 मोल से N मोल बनता है, 1 मोल से N मोल बनता है, तो अल्फा अगर निकलेगा तो यहां से प्लस N अल्फा मोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 1 मोल से 0 मोल यहाँ पे शुरू में था, लेकिन अगर इसी 1 मोल से अल्फा मोल अगर निकल जाए तो यहाँ पे N अल्फा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर चूंकि हम लोग देखें इन टाइम t, यानी कि ये जो टाइम है, ये t1 इक्वल टू 0 था और t2 इक्वल टू t, तो इन टाइम t अल्फा मोल निकल करके N अल्फा का फॉर्मेशन कर दिए। तो टी फाइनल सिचुएशन क्या मिल रहा है आपको कि 1 मोल से अल्फा मोल निकल गया, तो आपके पास कितना बच गया बच्चों, ये 1 माइनस अल्फा मोल ये बच गया है। और 0 मोल पहले 0 मोल था पहले, तो पहले कुछ नहीं था, और N अल्फा मोल पहले आके जुट गए बाद में, तो इसमें आके टोटल आ जाएगा आपका N अल्फा मोल। ठीक है, तो अब अगर हम देखें शुरू में आपके पास कितना मोल था, 1 मोल था, यानी कि नंबर ऑफ मोल इनिशियली कितना था आपके पास, 1 मोल।
यानी कि जो आप लिए थे। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ मोल फाइनल देखें तो क्या हो चुका है, 1 माइनस अल्फा ये मोल है और एन अल्फा मोल इसका है। तो 1 माइनस अल्फा टोटल कितने मोल हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, जैसे मान लो होता क्या है कि सर बोलोगे सर ये अल्फा अभी क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं सर समझाना चाह रहा हूँ अल्फा क्या है। अल्फा जैसे मान लो तुमने 10 मोल तुम सोल्यूट लिए और उसको तुम जैसे ही तुम पानी में डालोगे या किसी भी सॉल्वेंट में डालोगे तो क्या 10 के 10 मॉलिक्यूल 10 के 10 मोल तुरंत ही टूट जाते हैं, तुरंत ही घुल जाते हैं? नहीं, 10 के 10 मोल अगर मान लो 10 चम्मच तुमने कोई सोल्यूट को तुमने किसी सॉल्वेंट में डाला तो क्या 10 के 10 तुरंत घुल जाएंगे? नहीं, धीरे धीरे वो घुलते हैं। तो उसमें से जितना घुलेगा दैट इज अल्फा। यानी कि अगर 1 मोल लिए हो और उसमें से तुमने जितना घुला दैट इज अल्फा। यानी कि अगर 10 मोल लिए हो आप और उसमें से आपका 5 मोल घुल गया, 10 मोल लिए आप, अब 5 मोल अभी घुल चुका है, इसका मतलब 5 मोल अभी भी बाकी है। तो अगर 10 मोल में 5 मोल घुल गया तो अगर 1 मोल लिए होते तो कितना घुल जाता है, 0.5 मोल। तो अल्फा विल बी 0.5। ठीक है बच्चों, तो ये जो अल्फा है ये यह बताने की कोशिश की जा रही है कि ड्यूरिंग द टाइम कितना सोल्यूट घुल करके या डिसोसिएट करके आगे बढ़ गया और कितने अभी भी बच गए। ठीक है, ये रहा अल्फा। अल्फा का मतलब गिवन 1 मोल के रिस्पेक्ट में कितना सोल्यूट डिसोसिएट करके आगे बढ़ चुका है। ठीक है, और उसको अगर हम लोग हटा दें 1 मोल से तो जितना बच गया वो ये है। तो यहां तो मुझे ये पता चला कि अल्फा क्या है। तो 1 मोल शुरू में मैंने लिया था सोल्यूट को और अभी 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 है। तो अगर अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वांट ऑफ फैक्टर। तो अब मुझे निकालना है वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो मैंने कहा था वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है कि 1 मोल के रिस्पेक्ट में जितने मोल सोल्यूट प्रेजेंट होंगे दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। तो अभी 1 मोल के रिस्पेक्ट में तुम्हारे पास अभी कितने सोल्यूट प्रेजेंट है, 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। या फिर वांट ऑफ फैक्टर को तुम लिख सकते हो क्या, नंबर ऑफ मोल फाइनली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल इनिशियली। ठीक है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं फाइनली कितना आपके पास है 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 और इनिशियली आपके पास 1 नहीं था, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। ध्यान समझेंगे, तो ये एक तरह का फॉर्मूला है किसका, वांट ऑफ फैक्टर का, इसको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। इसको एकदम याद रखिएगा। आपको ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें अल्फा इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब ध्यान सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कि अगर आपको वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू नहीं दी गई है तो आप अल्फा और एन की मदद से आप वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है सर अल्फा कैसे जानेंगे क्या होता है और एन की वैल्यू कैसे जानेंगे क्या होता है। सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं मैं, नोट कहता हूं। पहली बात, पहले मैं अल्फा के लिए बात कह रहा हूं, ओनली फॉर अल्फा। अगर सोल्यूट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े होगे तो ये जानते होगे, अगर सोल्यूट आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा का मान हमेशा आपको 1 लेना है। जान लीजिए कब, जब आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो, मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस,
स्ट्रॉन्ग बेस या फिर सॉल्ट, जनरल सॉल्ट जो होते हैं, एक्सेप्ट एस्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, एस्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, तो अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिले, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड मिल जाए, स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए या फिर सॉल्ट मिल जाए, तो ये सब क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो अगर आपको ये तीनों दिख गए बच्चों, तो आप अल्फा का मान 1 ले लेना, अल्फा का मान 1 ले लेना। और अगर मान लो वीक एसिड होगा, वीक बेस होगा, या कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट आपको दे देगा, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन में साफ तौर पे लिखा रहेगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या है, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू है वो जब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट रहेगा तो वो नहीं दिया रहेगा, तो आपको वहां पे 1 लेना है। और जब वीक एसिड, वीक बेस या सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा, तो आप उसकी अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो 1, तो वह क्वेश्चन में गिवन होता है कि अल्फा की वैल्यू भलाना है, यानी कि 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है, वो गिवन होगा। ठीक है, और दूसरी बात, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट याद रखेंगे बच्चों, अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का मान 1 के बराबर होता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का मान 1 से कम होता है। अब 1 से कम तो बहुत सारी वैल्यूज है, अब वह कौन सी वैल्यूज होगी वो क्वेश्चन में गिवन होता है आप लोगों को, वो क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। यानी कि यह जो इंफॉर्मेशन है वह क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। तो दिस विल बी गिवन, ये आपको याद नहीं रखना है, बस ये समझना कि भाई ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका वैल्यू अल्फा से 1 से कम होगा। अब 1 से कम होगा तब क्या होगा, उसका हमको तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए, वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए अल्फा का वैल्यू मुझे एग्जैक्ट चाहिए। तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो दैट विल बी गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन इन क्वेश्चन। जैसे कह दिया कि भाई, जैसे मान लो मैं कोई एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो CH3COH, यह क्या है, एक एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड के अल्फा के बारे में कह देगा कि भाई एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.2 है, तो हो गया 0.2। अब आपको दिमाग नहीं लगाना था, क्योंकि आपको पहले से ही पता था कि भाई तुम वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, तो तेरा अल्फा तो 1 होना नहीं है, तेरा अल्फा जो भी होगा वो 1 से कम होगा। तो 1 से कम क्या होगा, तो 1 से कम कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या होगा वो क्वेश्चन में गिवन होता है, दैट इज अल्फा। मैंने यहाँ मान लो दे दिया अल्फा बराबर 0.2, तो अब इस 0.2 को आगे लेके आपको बढ़ जाना है। ठीक है, तो दिस इज द सीन ऑफ अल्फा। अल्फा को आप इसी तरह सोचें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे आपको H2SO4 दे दे, HNO3 दे दे, इस तरह का कोई भी एसिड आपको दे दे, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह का कोई एग्जाम्पल दे दे, सॉल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, इस तरह का एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, इस तरह कोई भी सॉल्ट रहे, तो वो क्या होते हैं, सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। यानी कि इन सब सॉल्यूट को देखना है और फटाक से अल्फा 1 लेके आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए, अब अल्फा का मान तो समझ में आ गया कि अल्फा का मान हम लोग कैसे डालेंगे आई को निकालने के लिए। तो आई के निकालने के लिए मुझे एक अल्फा की मान की जरूरत है और एक एन की मान की जरूरत है। अब एन कैसे निकालोगे, देव ध्यान से समझो, एन निकालने का तरीका है। बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं बच्चों, यहीं से न्यूमेरिकल बनेगा। तो अल्फा का मान समझ में आ चुका होगा बच्चों, अल्फा का मान निकालना सीख गए होगे। अल्फा का मान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमेशा 1 ले लेना, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्वेश्चन में गिवन होगा, डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, अब हम बात करने वाले हैं एन। तो एन की वैल्यू क्या होगी, तो एन इज इक्वल टू, मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं जो तुम लोगों को काफी काम आएगा। वो क्या है, तो एन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्री coefficient, sum of the stoichiometric coefficient of products divided by sum of the stoichiometric coefficient of reactant। इसको याद रखना है, बस इतना सही आपका सारा काम हो जाना है। ये चीज
ठीक है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट से डिवाइड कर देना है, सम, यानी कि सारे को जोड़ना भी है। आगे मैं दिखा रहा हूं, डोंट वरी। तो अभी मैंने क्या बताया कि अल्फा का मान 1 लेना है, कब, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। अल्फा का मान लेस देन 1 लेना है, कब वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, तो ले तो सकते नहीं इसको। तो अल्फा का मान 1 से कम होगा तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, डोंट वरी अबाउट दिस। अब n निकालना है, तो n का मान कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट बटे सम ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। आई विल अप्लाई इट, ओके। जैसे मैं अभी एसोसिएशन के बारे में बात कर रहा था, मैं इसको एक सीन लेता हूं एसोसिएशन का। जैसे मान लो यहाँ पे देखिए, मैं सारा इस्तेमाल करूंगा। मैंने कहा Na और इसको मैंने जैसे सॉल्वेंट डाला, ये बन गया En। तो खुद से दिखने लग रहा होगा, पहले n मोल था, अब 1 मोल हो गया। तो n मोल जो है, ये मान कर चल रहा हूं मैं कि n जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ये मान के चल रहा हूं कि n जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब पहले मोल की संख्या ज्यादा थी, अब मोल की संख्या कम हो गई। इसका मतलब क्या हो गया होगा, मॉलिक्यूल्स आपस में जुट गए, है ना। अब मुझे इसके लिए मुझे क्या निकालना है, अल्फा आई की वैल्यू निकालनी है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, चूंकि आई इज इक्वल टू वी नो आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। अब n की वैल्यू यहां मुझे रखनी होगी। अब यहां देखो, प्रोडक्ट में कितना मोल दिया हुआ है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1, और रिएक्टेंट में कितना है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, दिस इज n। तो n की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 1 बाय n, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो यहां का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 बाय n माइनस 1। ठीक है। तो एसोसिएशन में ये वाला फॉर्मूला लग जाता है, लेकिन रटना नहीं है इसको, आपको रटना यही फॉर्मूला है। ठीक है, 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1, ये जनरल फॉर्मूला है। अभी मैं तुम लोगों को इसके आगे भी कुछ एग्जांपल्स करके दिखाता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे मैं ले लूं Al2SO4 होल 3। पहले इसको देखो और समझो ये है कौन। तो चूंकि ये एक सॉल्ट है, एल्युमिनियम सल्फेट, और यह एक ऐसा सॉल्ट है जो स्पेरिंगली सॉल्युबल नहीं है, मतलब कि आराम से टूट जाता है। तो सबसे पहले इसके अल्फा को तो 1 ले लेना, इसके मैं आई को निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, अब आई क्या हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1, ये फॉर्मूला है। अब चूंकि आई अल्फा का मान मुझे 1 पता चल चुका है, क्योंकि यह एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि यह एक सॉल्ट है, यह एक सॉल्ट है। चूंकि यह एक सॉल्ट है इसलिए यह एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा 1 है। सो इजी। तो आई इज टू 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1, तो अपना काम एक तो हो गया, आई इज टू 1 प्लस एन माइनस 1 हो गया, क्योंकि अल्फा का मान मैंने 1 ले लिया। अब क्वेश्चन उठता है, सर एन क्या करें। अब देखो, ध्यान से देखना, ये आना चाहिए Al2SO4 होल 3। मैंने तुम लोगों को ग्राम इक्विवेलेंट के पहले लेक्चर में पढ़ाया था, जिसका वीडियो मैंने बनाया था, कि फॉर्मूला हम लोग किस तरह से बनाते हैं, है ना, हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला। उसमें मैंने बताया था कि Al2SO4 जब बनाया गया होगा, इसमें एल्युमिनियम के 2 मॉलिक्यूल लगे, 2 आयंस लगे होंगे। तो 2Al, और एल्युमिनियम के आयंस के ऊपर कितना चार्ज होता है, +3। अब +3SO4 माइनस 2। जिनको ये तोड़ना नहीं आता है वो ग्राम इक्विवेलेंट चैप्टर, ग्राम इक्विवेलेंट मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है, इसका वीडियो मैंने डिस्कस कर रखा है, उसका पहला लेक्चर में मैंने ये सारी चीज़ें सिखाई है, तो आप वहाँ जाके इसको सीख सकते हो। ठीक है, और जिसको आता है कि नहीं एल्युमिनियम के ऊपर +3 होता है, सल्फेट के ऊपर -2 होता है, दैट इज गुड। ओके, तो ये चीज़ जानना जरूरी है कि एल्युमिनियम सल्फेट अगर टूटेगा तो टूटने के बाद इसका एक एल्युमिनियम सल्फेट जो है वो कितने में टूट जाएगा, 2 एल्युमिनियम आयन में और 3 सल्फेट आयन में टूट जाएगा। अब मुझे क्या निकालना था, एल्युमिनियम सल्फेट का n निकालना है। तो n बराबर क्या होता है, तो मैंने बताया था स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, पहले प्रोडक्ट का जोड़ो, दिस इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये याद रखिए बच्चों, जो तुम लोग बैलेंस करते समय जो नंबर लिखते हो ना, दैट इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये जो कोफिशिएंट है, एल्युमिनियम का कोफिशिएंट 2 है, सल्फेट का कोफिशिएंट 3 है, तो जो बैलेंस करने में जो नंबर का इस्तेमाल करते हो ना, दैट इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो टोटल कोफिशिएंट को जोड़ दो, तो 2 + 3 टोटल कितने हो गए, 5। ये हो गए प्रोडक्ट के, और डिवाइड कर दो रिएक्टेंट पे, रिएक्टेंट में तो एक ही रिएक्टेंट है तो आपके पास 1 है, तो बाय 1 दिस इज इक्वल टू 5। तो आई थिंक आपको निकालना सीख गए होगे आप लोग। n का मान 5 कैसे आया, तो जितने भी
प्रोडक्ट में जो भी कंपोनेंट्स आएंगे उनके जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे सबको जोड़ देना है और फिर डिवाइड कर देना है। और रिएक्टेंट में जितने भी आपके कंपोनेंट्स होंगे, यहाँ तो मैंने सिर्फ एल्यूमिनियम सल्फेट लिया, हो सकता है इसे जब कुछ और दे दे, इसके साथ साथ कुछ और दे दे, तो उन सब का जो कोफिशिएंट होगा उनको भी जोड़ देते और डिवाइड कर देते उससे हम लोग। तो चूंकि यहाँ पे सिर्फ 1 है तो अपन 1 से डिवाइड किए, तो अब यहाँ पे 5 निकल चुकी है इनकी वैल्यू, दैट कुड बी 1 + 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 1 + 4, दिस इज 5। तो I की वैल्यू यहाँ पे 5 आ चुकी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एल्युमिनियम सल्फेट का जो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वह 5 टाइम्स ऑफ कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। सिंपल। यानी कि आप कैलकुलेटेड निकालना जानते हैं रॉल्स लॉ से, आप जानते हैं निकालना किस तरह से आपको RLVP निकालना है, किस तरह से आपको EBP निकालना है, किस तरह से आपको DFP निकालना, वो आप निकाल लें। और चूंकि एल्युमिनियम सल्फेट है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसका क्वांटम फैक्टर 5 है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपने जो कैलकुलेट किया है उसके 5 टाइम्स होगी, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें एंड दैट विल बी योर आंसर। तो जरा संभल के है ना, यहाँ पे आंसर क्या होगा? 5 टाइम्स होगा जो आपने कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पे मैं एक और केस ले लेता हूं, जैसे मान लो मैं ले लिया K4FeCN6, ये मैंने एक कंपाउंड ले लिया K4FeCN6। अब मैं अगर K4FeCN6 के बारे में सोचूं तो क्या कह सकता हूं? जैसे मैं देखूं तो यह क्या है? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ये। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होता है, याद रखिएगा कि जो बिग ब्रैकेट के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कभी टूटते नहीं है, वो कभी भी डिसोसिएट नहीं करते। ठीक है, यानी कि अगर इसको तुम पानी में डालोगे तो क्या होगा? तो K4FeCN6 को अगर पानी में डाला जाए तो क्या होगा? जो बिग ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं, वो कभी भी टूटते नहीं हैं। बिग ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्ट कहते हैं, ये टूटते नहीं हैं। तो किस में टूटेंगे? तो बन जाएंगे पोटेशियम टूटेंगे K+ और प्लस FeCN6, और इसके ऊपर कितना चार्ज होगा? K के ऊपर 1 चार्ज हो जाएगा और FeCN6 के ऊपर 4 चार्ज हो जाएगा, -4। बैलेंस करें तो 4 आ जाएगा इसके पास। इसकी N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 4 + 1, इसका 4, इसका 1, कुछ नहीं है तो 1, अब बाय इसका 1, दिस इज 5। ये निकल चुका है N की वैल्यू। अब यहाँ पे चूंकि ये क्या है, एक सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, पोटेशियम आयन यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो इसका भी अल्फा 1 ही होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि ये समझ लेना कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर पता चल गया ना तो अल्फा का मान 1 हो गया तो डैम श्योर हो गया ना। तो अब अगर अल्फा का मान 1 है तो I इक्वल्स टू क्या होगा? 1 + अल्फा इंटू N - 1, तो 1 + 1 इंटू 5 - 1, तो दिस कुड बी 1 + 4, दिस इज 5। अब इस केस में भी क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होगा वो 5 टाइम्स ऑफ द कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, और मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो मैं H2SO4 ले लिया, H2SO4 ले लिया। अगेन H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका अल्फा फिर से 1 हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका अल्फा 1 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 + अल्फा इंटू N - 1, तो अल्फा पहले N निकाल लें इसका। तो H2SO4 को अगर तोड़ा जाए तो कैसे टूटेगा बच्चों? तो ये वाटर में जाने के बाद H+ + SO4 - 2 में टूटेगा, और बैलेंस करें तो 2 यहाँ पे आ जानी है। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 + 1, 2 + 1 डिवाइडेड बाय, आगे है इसका 1 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, आगे है 1, दिस विल बी इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 इंटू 3 - 1, दिस इज 1 + 2 इज इक्वल टू 3।
ठीक है। तो एक बात और, अब यहाँ पे एक चीज तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे होगे कि जब अल्फा की वैल्यू 1 लिया जा रहा है तो आई की वैल्यू वही होती है जो एन की वैल्यू होती है, इसको याद रखिएगा। तो आपका थोड़ा टाइमिंग बच जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू वही होगी जो एन की वैल्यू होगी। देखिए यहाँ 5 था, ये भी 5, ये 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3। तो यहाँ पे एक बात मैं समझा दूँ तुम लोगों को कि आई की जो वैल्यू होगी, ये एडवाइस के तौर पे याद रखेंगे इसको, आई इज इक्वल टू एन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कैलकुलेशन में फास्ट कर देगा आपको। लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, यानी कि आप 12th का एग्जाम देंगे, तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप जेई का एग्जाम दे रहे हैं, नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं। चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू एन के बराबर होगी, सिंपल, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के हो सकते हैं। अभी तो जितना भी केस लिया मैंने, क्या किया, स्ट्रॉन्ग का लिया। अब जैसे मान लो मैं इसी की जगह पे मैं क्या करता हूँ, एक एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल ले लूँ। एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड CH3COH ले लिया। अब तुमको पता है भाई CH3CH जो है वो वीक एसिड है, ये एक वीक एसिड है। अब चूंकि यह एक वीक एसिड है तो अल्फा का मान जो भी होगा वो लेस देन 1 होगा, और लेस देन 1 क्या होगा ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे अपने मन से कोई भी वैल्यू को प्रिडिक्ट करके नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हाँ इसका एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं। तो 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1, और इसका n क्या होगा, तो CH3COH को हम मान रहे हैं पानी में घुलाया जा रहा है, तो H2O में घुला दिए तो बन जाएगा CH3CO माइनस प्लस H प्लस। यहाँ पे वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू 1, तो 1 1 हो गए 2। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, तो n की वैल्यू हो गई 1 प्लस 1 2 बाय 1, दिस इज 2। तो यहाँ पे आ जाएगा तो 1 प्लस अल्फा इंटू अरे भाई 1 प्लस अल्फा इंटू 2 माइनस 1, एंड दैट कुड बी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। तो 1 प्लस अल्फा, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट तो नहीं निकल पाया, लेकिन हाँ ये पता चल चुका है इन द टर्म्स ऑफ 1 प्लस अल्फा होगा। अब अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो जो वैल्यू को यहाँ रख देंगे, आई की वैल्यू हम लोग फटाक से निकाल लेंगे, और फिर हम लोग अपना एक्सपेरिमेंटल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। तो दिस इज द वे। अगर इसी हम एसिटिक एसिड को अगर हम लोग कहाँ डाल देते, हम लोग बेंजीन में डालते, तो कैसे सोच सकते थे। तो एसिटिक एसिड लिया और इन बेंजीन मैंने लिख दिया है, इन C6H6 मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगेन दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि यहाँ पे तो एसोसिएशन होने लगेगा। ये याद रखने वाली चीज़ है बच्चों कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने बेंजीन में डाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, एसोसिएशन होगा। तो एसोसिएशन होगा मीन्स CH3COH, ये डायमराइजेशन होता है। जैसे ही बेंजीन में डालोगे, जैसे ही बेंजीन में डालोगे तो ये क्या होगा, CH3COOH का होल 2। तो ये बैलेंस कर देते हैं, दिस इज 2। अब यहाँ पे n क्या हो जाएगा, तो इसका कोफिशिएंट 1 है और डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट 2 है, तो n की वैल्यू आ गई 1/2। अब इसका अल्फा तो क्या होगा, लेस देन 1 ही होना है, और इसका i की वैल्यू हम लोग एग्जैक्ट नहीं निकाल पाएंगे, और अल्फा गिवन होगा तो हम लोग निकाल लेंगे। 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1, ये अपना फॉर्मूला है। तो 1 प्लस अल्फा इंटू एन की वैल्यू 1/2 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाय 2, दिस इज द आंसर। तो ये क्या रहा, तो ये जो वैल्यू आई ये कब आई, जब एसिटिक एसिड को मैंने बेंजीन में डाला। अब पीछे वाली जो वैल्यू थी वो क्या थी, जब एसिटिक एसिड को मैंने पानी में डाला था। तो यहाँ पे एक एनालिसिस तुम कर रहे होगे कि जब भी एसोसिएशन होता है तो आई की वैल्यू घट जा रही है, 1 से कम हो जा रही है। देख तो माइनस आ गया, 1 से कम आ गया। और जब भी डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। तो फॉर, यहाँ पे एक फिर से एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, फॉर
फॉर एसोसिएशन क्या होगा, आई की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। दिख भी रहा है 1 माइनस हो चुका है यहाँ पे। और फॉर डिसोसिएशन बच्चों, डिसोसिएशन ये आई की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। जैसा कि पीछे तुम लोग देख रहे थे आई की वैल्यू 1 प्लस आ गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि आई की वैल्यू क्या होती है, कब 1 से कम होती है, कब 1 से ज़्यादा होती है। तो जब डिसोसिएशन का केस होगा तो आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी, और जब एसोसिएशन का केस होगा तो आई की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे मैं कोई एक रैंडम सा कंपाउंड ले लूँ, जैसे मान लो तुमको दे दूँ A2B3, एक रैंडम सा कोई कंपाउंड ले लिया। ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। जैसे अब मान लो ये वाटर में डालेंगे तो टूट जाएगा, कोई सॉल्ट है ये, तो A2B3 को जैसे ही तुम डालोगे तो ये किसमें टूट जाएगा, इसके ऊपर इसका चार्ज, इसका नंबर, इसका चार्ज बन जाएगा, तो A+3 प्लस B-2, और बैलेंस करें तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, इसका n कितना हो जाएगा बच्चों, 3 + 2 5, 2 और ये 3, 3 to 5 अपॉन ये हो गया 1, स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इधर का 1 इधर का 5, तो हो जाएंगे 5। अब इसकी वैल्यू लिख सकते हैं I = 1 + अल्फा इंटू n-1 और 1 + अल्फा 5 - 1, दिस इज 1 + 4 अल्फा। अब ध्यान दो, अब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये मेरे को पता ही नहीं है क्या है, तो इसका जो अल्फा होगा वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अगर ये लिख दिया कि नहीं भाई ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो खटाक से यहाँ पे अल्फा 1 लगा करके हम लोग 5 का पावर कर देंगे। लेकिन नहीं भाई ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो बताओ भाई अगर ये वीक है तो बताओ अल्फा क्या होगा, तो उस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे और आई की वैल्यू निकाल लेंगे। आफ्टर ऑल एक ही काम करना है, आई की वैल्यू निकालनी है आपको, और आई की वैल्यू निकालने का तरीका आपको मैंने बता दिया, बस इसी फॉर्मूला से निकलेगा। I = 1 + अल्फा इंटू n-1 से। एकदम इसको दिमाग में रखिए, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपसे आई की वैल्यू नहीं निकलेगी। और एक बार आई की वैल्यू निकल गई ना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंटल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कुछ भी निकाल सकते हैं। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं क्या, एक बार अगर आई की वैल्यू निकल जाए तो आप कैलकुलेटेड तो निकाल ही लेते हैं, तो बस मल्टीप्लाई कर दें आई की वैल्यू से, एक्सपेरिमेंटल निकल जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको अगर ये पता चल चुका है कि यहाँ पे डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है, तो इस बात को याद रखिएगा। जैसे मान लो आपको निकालना है कि भाई RLVP कितना होगा, है ना, ये कोई भी सॉल्यूशन है, इसका RLVP कितना होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि del P, RLVP क्या होता है, del P/P0 या P0 - PS/P0, P0 - PS/P0, ये ना होता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको RLVP भी कहते हैं, RLVP, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये बराबर हो जाएगा I × मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्योंकि ये जो बात कही थी ये रॉल्ट साहब ने कही थी कि RLVP जो होता है वो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन या एसोसिएशन का सीन बन रहा है, में हमें I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहली बात हुई। इन द सेम वे हमें पता है del TB निकालना है मान लो, तो del TB निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, I × KBM करना पड़ेगा, क्योंकि रॉल्ट साहब ने कहा था कि del TB की वैल्यू KB × M के बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे डिसोसिएशन और एसोसिएशन होगा, तो I की जगह पे I की वैल्यू से मल्टीप्लाई यहाँ पे करना अनिवार्य है। और del TF बराबर क्या हो जाएगा, I × KF × M, और पाई = क्या होगा, I × CRT। तो इस चीज़ को बच्चों याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखो, अब चूँकि तुम लोग ACP पढ़ चुके हो, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुमको समझ में आ चुका है। अब चूंकि तुमको एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ चुका है, तो तुम लोग एक काम करो, पीछे जो भी तुमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, उसके जगह पे इसी फॉर्मूला को याद रखो, इसी फॉर्मूला को, एक ही फॉर्मूला याद रखो कि भाई RLVP बराबर I × मोल फ्रैक्शन होता है, del TB बराबर I × KB × M होता है, del TF = I × KF × M होता है, पाई = I × CRT होता है। और अगर कोई भी डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होगा सॉल्यूट में, तो I का मान 1 ले लेंगे, यानी कि नॉर्मल हो जाएगा वो। तो I का मान 1 कब होता है, फॉर नॉर्मल सॉल्यूट, नॉर्मल सॉल्यूट मतलब नो डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। I का वैल्यू अभी जस्ट मैंने कहा था
आई की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज़्यादा हो जाएगी, कब, फॉर डिसोसिएशन, और आई की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी फॉर एसोसिएशन। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है आपको, ठीक है। तो अगर ये बात अगर याद रखते कि भाई जैसे यूरिया आ गया, यूरिया को पानी में डाल दिया, तो भैया ये तो नॉर्मल सोल्यूट है, ना ये डिसोसिएशन करेगा ना एसोसिएशन करेगा, तो कुछ नहीं करना आपको, आई का वैल्यू 1 रख करके कैलकुलेट कर लेना। ये एक हैबिट में रखोगे तुम लोग कि आई को लेकर ही मुझे अब कैलकुलेट करना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। अगर नॉर्मल वाला सीन है तो आई का मान 1 लेकर के काम कर लेना, और अगर एबनॉर्मल वाला सीन है तो आई का मान कैलकुलेट करके काम करना। इससे कभी कभी का क्या होता है, कभी कभी होता है क्या है कि आपको सोडियम क्लोराइड दिख जाएगा, लेकिन आदत बनी रहती है डेल टी वी बराबर के बी इंटू एम लिखने की, या डेल टी ए बराबर के एफ इंटू एम लिखने की। तो ये जो आदत होती है ना, तो कभी कभी आपको आई की जरूरत महसूस ही नहीं होगी। और अगर इस फॉर्मूला की जगह पे ये याद रखें कि नहीं आई इंटू के बी इंटू एम याद रखना है, नहीं आई इंटू मोल फ्रैक्शन याद रखना है, आई इंटू सी आर टी याद रखना है, तो आई आप खोजोगे कि आई क्या है। तो आई क्या है, तो अगर नॉर्मल है, जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, शुगर है, केन शुगर है, कुछ भी इस तरह कुछ लिखा हुआ है, तो आई का मान 1 लेकर काम करना। और अगर कोई सॉल्ट है या फिर कोई एसिड है तो उस हिसाब से आई निकाल लीजिएगा आप। तो ये इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं तुमको दे रहा हूँ कि आप इस चीज़ को याद रखिए। और आई का मान 1 कब होगा, जब नॉर्मल होगा, और जब आई का मान नहीं होगा, अब नॉर्मल होगा, तो आप आई का मान कैलकुलेट करना सीख गए हैं आप। आई इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 के बराबर होता है। तो इस तरह से आप काम करेंगे, ठीक है। कभी कभी जो आई होता है उसको हम लोग अलग तरह से भी, अलग अलग आपको फॉर्मेट में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, आई का मान किस तरह से निकाला जाता है। तो आई का डिफरेंट फॉर्मूला भी है वन ऑफ फैक्टर का, वो देख लेते हैं। आई के डिफरेंट फॉर्मूलाज, डिफरेंट फॉर्म्स क्या है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ नहीं है भाई, जो तुमको मैंने पीछे पढ़ा दिया वो ज़्यादा काम का है। अब ये क्या है, थोड़ा सा लिटरेचर है। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, तुम लिख सकते हो, तुमको कभी कभी क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन बाय नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। जैसा कि मैंने पीछे भी कहा था कि तुमने शुरू में कितना मोल लिया, उसको उससे आपको डिवाइड करना है, आपके पास फाइनली जितना मोल बन गया था, है ना। इसके जब और क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल अगर कह सकते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, ना तुम्हें आई की वैल्यू दी जाएगी और ना तुम्हें डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू दी जाएगी, और आपको ये लिख देगा कि नहीं भाई शुरू में इतने मोल थे, बाद में इतने मोल हो गए, शुरू में इतना पार्टिकल था, बाद में इतना पार्टिकल हो गया। इस तरह से सीन दे देगा आपको, तो आपको ये काम आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। और एक तो तुम लोग जान ही रहे हो, एक्सपेरिमेंटल और क्वालिटेटिव कैलकुलेटेड वाली बात जान ही रहे हो, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, एक्सपेरिमेंटल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, एक्सपेरिमेंटल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ये भी जान रहे हैं हम लोग। और कभी इसी चीज को हम लोग अलग तरह से लिख सकते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अरे भाई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन, मतलब मैंने ये देख ही लिया कि कितने पार्टिकल्स बन चुके हैं, तो एक तरह से एक्सपेरिमेंटली तो हो गया। तो आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन, यानी कि डिसोसिएशन एसोसिएशन को अगर मैं कंसीडर कर ही लिया हूँ तो ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ही है, और कैलकुलेटेड मैंने कंसीडर नहीं किया है, मतलब डिसोसिएशन एसोसिएशन के पहले का सीन है ये। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट। तो होता क्या है, जैसे मान लो अब किसी को लग रहा होगा सर कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट और एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, सोल्यूट तो सोल्यूट है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे बदल जाएगा।
तो भाई ये सोल्यूट तो ये तुम्हारे प्योर सोल्यूट हैं, और ये जो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट है ये किसका सोल्यूट है, ये तुम्हारे मिक्सचर का सोल्यूट है। मिक्सचर एज ए सोल्यूट यहाँ पे काम कर रहा है, जिसमें हो सकते हैं कुछ रिएक्टेंट हो और कुछ प्रोडक्ट हो। तो कभी कभी क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता है, डिफर कर जाता है कैलकुलेटेड से, लेकिन वो कौन सा केस होता है, जो नॉन आइडियल केस होता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको हो सकता है कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट दे दे और एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट दे दे और आई का मान ना दे, वांट ऑफ फैक्टर ना दे, तो आप क्या करोगे, फटाफट आप क्या करोगे, दोनों को डिवाइड करके आप आई का वैल्यू निकाल लोगे, और एक बार आई की वैल्यू निकल गई तो फिर से आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू को रिलेट करना आपको आता है अच्छे से। तो हम लोगों ने देखा बच्चों क्या, किस तरह से एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग हैंडल करते हैं। तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हैंडल करते समय फिर से मैं समरी कर रहा हूं, आपको मेन क्या बात याद रखना है कि आपको किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को निकालने से पहले, किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को निकालने से पहले यह देखना है कि भाई सोल्यूट कैसा है, सोल्यूट कैसा है। अगर सोल्यूट तुम्हारा नॉर्मल है, अगर सोल्यूट नॉर्मल है तो आई का मान 1 ले लेना। अगर सोल्यूट डिसोसिएशन शो कर रहा है तो आई का मान तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एसोसिएशन शो कर रहा है तो यहाँ भी आई का मान तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। अब वो फॉर्मूला तुम इस दोनों के लिए तुमको मैंने फॉर्मूला बता रखा है, 1 + अल्फा इंटू n-1 आई की वैल्यू, ये इस तरह से कैलकुलेट करोगे आप। नॉर्मल है तो 1 ले लेना, और डिसोसिएशन एसोसिएशन शो हो रहा है तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि डिसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। तो आज के बाद से कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालने के पहले सोल्यूट के बारे में जानना जरूरी होगा कि सोल्यूट क्या कर रहा है। यानी कि अगर ना डिसोसिएशन एसोसिएशन कोई शो नहीं कर रहा है, मतलब अगर जैसे मान लो शुगर दे दिया, यूरिया दे दिया, ग्लूकोज दे दिया, इस तरह का कोई भी चीज़ दे रहा है, यानी कि इसको पानी में डालने से कुछ नहीं होने वाला, जितना मोल डालोगे उतना ही मोल रह जाएगा, जैसा कि तुम लोग पीछे बनाते आ रहे हो। दैट इज अ सीन ऑफ नॉर्मल केस। अब डिसोसिएशन है, जैसे सोडियम क्लोराइड दे दिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड दे दिया, इस तरह कोई भी सीन दे दिया, दैट इज डिसोसिएशन। एसोसिएशन जैसे कि एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाल दिया तो एसोसिएशन, और एसिटिक एसिड को पानी में डाल दिया तो डिसोसिएशन। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर इस तरह का चीज़ है तो डिसोसिएशन एसोसिएशन, तो फिर आपको आई निकालना पड़ जाएगा, और अगर नॉर्मल रहा तो आई का मान 1 तो लेना ही है। तो आपको ये याद रखना है कि आई को आज के बाद से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते समय आई को लेके ही चलें। ये एक अच्छी हैबिट है, आई को लेके चलने से ये फायदा होता है कि आप कभी भी आई को मिस नहीं करेंगे। एक बार भी अगर आई मिस हो गया ना आपके दिमाग से कि आई कैलकुलेट ही नहीं किए, तो आपकी आंसर जो है एकदम अनमैच कर जाएगी, आपके आंसर गलत हो ही जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। और ये बच्चों लास्ट टॉपिक था सॉल्यूशन का, ये लास्ट क्लास तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसके बाद हमें 10 कॉन्फिडेंस बिल्डअप क्वेश्चन देने हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। इसके बाद एक क्लास और मैं लूँगा जो कि इसके न्यूमेरिकल सेगमेंट्स पे होगा इसी के ऊपर। तो आज की लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। पूरी जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जनरल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन काफ़ी कम होते हैं और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आप इस पूरी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका आंसर एज सुन एज पॉसिबल करूँगा। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, समझिए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।